हेलो एवरीवन। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिन की शुरुआत करेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ। पूरा वीडियो इंपॉर्टेंट है, हर एक न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को अंतिम तक ध्यान से देखिएगा। करंट अफेयर की पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम का ऑफिशियल लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर दिया हुआ है। सबसे पहले बात करेंगे कल के क्वेश्चन की। मैंने आपसे सवाल ये पूछा था कि केवलादेव नेशनल पार्क जो है यह भारत के कौन से राज्य में स्थित है। तो केवलादेव नेशनल पार्क भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। राजस्थान के अंदर डिस्ट्रिक्ट है जिसको बोलते हैं भरतपुर। क्या बोलते हैं? भरतपुर। यहाँ पर यह स्थित है। केवलादेव नेशनल पार्क अपने आप में एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इसकी स्थापना 1982 में करी गई थी। यह एक ऐसा नेशनल पार्क है जिसमें 350 से ज्यादा पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। इतना ही नहीं, हर साल रशिया से जो सारस यहाँ पर उड़ के आते हैं, वो भी अपने आप में एक अद्भुत यहाँ पर आकर्षक का केंद्र होता है। केवलादेव नेशनल पार्क हर साल पर्यटन के लिए बहुत ही आकर्षक क्षेत्र बना रहता है। अब शुरू करते हैं करंट अफेयर। हाल ही में एसजेवीएन ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के द्वारा यह कौन सा राज्य है जिसकी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के साथ पैक्ट साइन किया गया है? और इस पैक्ट के अंतर्गत एसजेवीएन ग्रीन एनर्जी जो है ये इस राज्य के अंदर बिजली बनाने के लिए एक यूनिट की स्थापना करेंगे। तो इन्होंने आसाम स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के साथ पैक्ट साइन किया है। ये जो पैक्ट साइन हुआ है इसमें एसजेवीएन की हिस्सेदारी 51% की होगी और आसाम राज्य की हिस्सेदारी 49% की होगी। इसके अंतर्गत आसाम के अंदर एक ऐसी यूनिट स्थापित करी जाएगी जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी से बिजली का उत्पादन किया जाएगा। जैसे कि सोलर पैनल से बिजली बनाई जाएगी और साथ में ये जो पवन चक्कियां होती हैं जिसको विंड एनर्जी सॉल्यूशन बोला जाता है। आसाम में मुख्यमंत्री हैं हिमांता बिस्व शर्मा और यहाँ पे गवर्नर हैं गुलाब चंद्र कटारी। ये कौन है जिनको एचडीएफसी लाइफ के नए चेयरपर्सन के रूप में अपॉइंट किया गया है? तो अभी तक एचडीएफसी लाइफ के चेयरपर्सन थे दीपक पारेख। दीपक पारेख ने रिजाइन कर दिया है और उनकी जगह पर अब से नए चेयरपर्सन होंगे केकी मिस्त्री। कौन है? केकी मिस्त्री। एचडीएफसी लाइफ सब्सिडरी है एचडीएफसी बैंक की। इसकी स्थापना साल 2000 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई और इसके सीईओ हैं विभा पदलकर। क्या नाम है? विभा पदलकर। और एचडीएफसी बैंक की स्थापना कब करी गई थी? 1994 में। अभी हाल ही में एक फाइनेंस रेटिंग एजेंसी है जिसका नाम है एसएनपी ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस। इनकी एक रिपोर्ट के आधार पर यह पता लगा है कि टॉप 50 एशिया पैसिफिक रीजन के अंदर ऐसे बैंक जो कि एसेट्स वैल्यू में काफी आगे हैं, उसमें कितने भारतीय बैंकों को शामिल किया गया है? तो इस रिपोर्ट के अंदर 3 भारतीय बैंकों को जगह मिली है। इसमें से नंबर 1 पे है एसबीआई और नंबर 2 पे है इसमें एचडीएफसी बैंक और नंबर 3 पे है इसमें आईसीआईसीआई बैंक भारत का। और इस रिपोर्ट के आधार पर ये क्लियर है कि पूरे एशिया पैसिफिक रीजन में ये टॉप 50 बैंक हैं जिनके पास सबसे ज्यादा मूल्यवान एसेट है। एसबीआई को इन टॉप 50 में 20th रैंक हासिल हुई है। ये भारत में मतलब नंबर 1 पे है, दूसरे नंबर पे एचडीएफसी है, तीसरे पे आईसीआईसीआई है। लेकिन इस रिपोर्ट में पूरे एशिया पैसिफिक रीजन में एसबीआई की 20वीं रैंक है। एचडीएफसी ने यहाँ पर 33वीं रैंक हासिल करी है और आईसीआईसीआई बैंक को 48th रैंक यहाँ पर मिली हुई है। और इस रिपोर्ट के अंतर्गत आपको बता दूं, जो एचडीएफसी बैंक है इन्होंने एक बहुत बड़ी छलांग लगाई हुई है, क्योंकि ध्यान रखिएगा कुछ ही महीनों पहले साल 2023 के दूसरे हाफ में एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड इन दोनों का मर्जर हो गया, जिसकी वजह से एचडीएफसी बैंक की वैल्यू 20 लाख करोड़ के पार निकल गई। भारत ने कौन से देश के साथ एक एग्रीमेंट पैक्ट साइन किया है रिसर्च हब को स्थापित करने के लिए? तो एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब स्थापित किया जाएगा नई दिल्ली के अंदर दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस में और इसके लिए भारत ने रशिया के साथ पैक्ट साइन किया है। दिल्ली के अंदर अपने आप में एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई जहां पर रशिया की 60 यूनिवर्सिटीज ने हिस्सा लिया और इस कॉन्फ्रेंस का मेन उद्देश्य ये है कि रशियन यूनिवर्सिटीज एंड इंडियन यूनिवर्सिटीज दोनों मिलकर दिल्ली में एक रिसर्च हब की स्थापना करेंगे और इसे एक बहुत वास्ट लेवल पर लेकर जाएंगे। और ये जो रिसर्च होगी ये आने वाले टाइम में आज की डेट में जो हम चैलेंजेस देख रहे हैं जैसे कि इकोसिस्टम से जुड़े हुए चैलेंजेस हो गए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, उन सभी से जुड़े हुए रिसर्च यहाँ पर कंडक्ट किए जाएंगे। रशिया में राष्ट्रपति आपको पता ही है व्लादिमीर पुतिन है। कौन है? व्लादिमीर पुतिन। क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री इस टाइम पे कौन है? ध्यान रखिएगा कुछ ही महीने पहले इनका अपॉइंटमेंट हुआ था। ये है एंथनी एल्बनीज। क्या नाम है इनका? एंथनी एल्बनीज।
हाल ही में कितनी आर्कियोलॉजिकल साइट्स डिस्कवर करी गई हैं तेलंगाना के अंदर? तो तेलंगाना के अंदर भारत के पुरातत्विक विभाग के द्वारा टोटल अगर देखा जाए तो दो ऐसी साइटों की खोज करी गई है, दो नई साइट्स की। अब ये दो नई साइट कहाँ कहाँ पर है? तो देखिए, एक तो है तेलंगाना के अंदर ये साइट, इस जगह का नाम है बांदला। क्या नाम है? बांदला। और बांदला एक गांव है। और दूसरी जो साइट है वो एक डिस्ट्रिक्ट है, और इसका नाम है मुलुगु डिस्ट्रिक्ट। क्या बोलते हैं? मुलुगु। तो इन दो जगह पर कुछ ऐसे पत्थर पाए गए हैं जिनके बारे में पुरातत्व विभाग ने ये क्लियर किया हुआ है कि ये मिनिमम 8,000 बिफोर क्राइस्ट पुराने हैं। कितना? 8,000 ईसा पूर्व। मतलब आप समझ लीजिए, आज से अगर देखा जाए तो पहले तो जीरो, या फिर आप बोल सकते हो पहले तो बीसी तक पहुंचने के लिए ही करीब 2,000 साल से ऊपर हो रहा है, और उसके भी पीछे 8,000 साल। तो करीब ये 10,000 साल पुराने पत्थर हैं जो कि यहाँ पर पाए गए हैं। अब इनके ऊपर अभी रिसर्च और भी जारी है। इनके ऊपर बहुत सारी ऐसी आकृतियां हैं जो कि जानवरों की बनी हुई हैं, जो कि अपने आप में चीजें प्रदर्शित करती है। और इनके जो खननकर्ता हैं, जो इन्हें डिस्कवर करने वाले जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, एक तो हैं केपी राव, वो इस टीम में हैं, और दूसरे हैं प्रवीण राजू। तो आप इन दोनों का नाम ध्यान रखें। बाकी तेलंगाना में इस टाइम पे मुख्यमंत्री हैं ए आर रेड्डी। कौन है? ए रेवांत रेड्डी। और तेलंगाना में गवर्नर इस टाइम पे कौन है? क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो? क्योंकि तेलंगाना की गवर्नर तमिलसाई सुंदरराजन ने रिजाइन कर दिया था, और ये तमिलनाडु से इस बार लोकसभा इलेक्शन लड़ रही हैं। तो जरा आप मुझे लिखकर बताइए कि इस टाइम पर तेलंगाना में गवर्नर कौन है? राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस प्रत्येक वर्ष कौन से दिन मनाया जाता है? यह दिवस कल के दिन मनाया गया, 21 अप्रैल को हर वर्ष यह दिवस मनाया जाता है। और सबसे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस दिवस को मनाने की मांग करी थी आज़ादी के बाद करीब 1948 में। और लेकिन पहली बार यह दिवस मनाया गया था साल 2006 में। एनएसजी, जिसको हम लोग बोलते हैं नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, एंड भारत की वन ऑफ द बेस्ट एंड डेडलीस्ट आप बोल सकते हो यूनिट है हमारी डिफेंस फोर्सेस की। तो उसके डायरेक्टर जनरल के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो अब इसके नए डायरेक्टर जनरल होंगे नलिन प्रभात। और नलिन प्रभात इससे पहले ये इस टाइम पर सीआरपीएफ के एडिशनल डायरेक्टर जनरल के रूप में कार्यरत थे जम्मू एंड कश्मीर रीजन में। लेकिन अभी तक दलजीत सिंह चौधरी, जो कि सशस्त्र सीमा बल के भी डायरेक्टर जनरल हैं, और ये अतिरिक्त पदभार के तहत एनएसजी को भी संभाल रहे थे, लेकिन अब ये अगेन एसएसबी को ही संभालेंगे। और नलिन प्रभात परमानेंट तरीके से इसके डायरेक्टर जनरल के रूप में अपॉइंट किए गए हैं। नलिन प्रभात का जो कार्यकाल है ये काफी लंबा अभी चलेगा, अगस्त 2028 तक ये इस पद पर रहेंगे। एनएसजी की स्थापना 1984 में करी गई थी भारत सरकार के द्वारा। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। इंटेल तो आप लोग जानते ही हैं, पूरे दुनिया में ये कंपनी बहुत प्रख्यात है, कंप्यूटर की चिप्स बनाने का काम करती है। एंड आई एम वेरी श्योर आपके कंप्यूटर में जो प्रोसेसर होगा वो या तो इंटेल का होगा या तो एएमडी कंपनी का होगा, क्योंकि पूरे दुनिया में यही दो कंपनीज हैं जो कि कंप्यूटर प्रोसेसर बनाते हैं। तो इंटेल की तरफ से इंडिया रीजन के लिए हेड के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? ये है संतोष विश्वनाथन। और पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन भारत के बढ़ते हुए मार्केट को देखते हुए इंटेल ने मार्च के महीने में ही ये फैसला लिया है कि ये भारत के लिए एक अलग से यूनिट की स्थापना करेंगे। और वही हुआ। तो अब उसके हेड संतोष विश्वनाथन को अपॉइंट किया गया है। इसके अलावा इंटेल की तरफ से एशिया पैसिफिक रीजन एंड जापान के लिए भी एक अलग से यूनिट बना दी गई है। इंटेल कंपनी काफी पुरानी है, इसकी स्थापना 1968 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया, और इसके सीईओ हैं पैट जलसिंगर। क्या नाम है? पैट जलसिंगर। हाल ही में इंजीनियरिंग एकेडमी ऑफ जापान की तरफ से इंटरनेशनल फेलोशिप अवार्ड से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो ये है कौशिक राजशेखर। इनको सम्मानित किया गया है क्योंकि इन्होंने इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है। पावर कन्वर्जन के क्षेत्र में, इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के क्षेत्र में काफी रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन्होंने करी है, जिसकी वजह से भारत और जापान दोनों को ही फायदा हुआ है। इस वजह से इंजीनियरिंग एकेडमी ऑफ जापान की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय फेलोशिप सम्मान से सम्मानित किए गए हैं राजशेखर। और अपार्ट फ्रॉम दिस, साल 2022 में इनको प्रेस्टिजियस ग्लोबल एनर्जी प्राइज से भी सम्मानित किया गया था, ग्लोबल एनर्जी प्राइज। और बेसिकली ये कर्नाटक के छोटे गांव से आते हैं। ये कौन सा पेमेंट बैंक है जिसके द्वारा एनसीएमसी डेबिट एंड प्रीपेड कार्ड लॉन्च किए गए हैं? यहाँ पर एनसीएमसी का मतलब है नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड। और ये एक ऐसे कार्ड होंगे
जिनको आप मल्टीपल पर्पज से यूज कर सकते हो, जैसे कि आप टोल टैक्स भी इससे कटा सकते हो, आप पार्किंग में भी इससे पे कर सकते हो, आप मेट्रो कार्ड के रूप में भी इसका यूज कर सकते हो। और जैसे कि आज की डेट में आप वॉलेट्स यूज करते हो ना, जैसे गूगल पे हो गया, फोन पे हो गया, पेटीएम हो गया, उसी तरीके से प्रीपेड कार्ड की भी तरह आप इसे यूज कर पाओगे। पहले से आप रिचार्ज कर दो, फिर आप उससे स्कैन एंड पे करके पेमेंट कर सकते हो। तो यह है एयरटेल का पेमेंट बैंक, जिनके द्वारा एक नया ये कार्ड लॉन्च किया गया है। और एयरटेल कंपनी की स्थापना तो 1995 में हुई थी, इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। लेकिन एयरटेल का जो पेमेंट बैंक है, ये आया साल 2016 में। इसका भी हेडक्वार्टर नई दिल्ली है। इसके सीईओ हैं अनुब्रत विश्वास। क्या नाम है? अनुब्रत विश्वास। एम एस धोनी के बाद दूसरे ऐसे खिलाड़ी ये कौन बन गए हैं आईपीएल के इतिहास में जिन्होंने 250 मैच खेल लिए हैं? तो ये है रोहित शर्मा। एम एस धोनी पहले ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने 250 से ज्यादा T20 फॉर्मेट मैच खेले हैं। और अब आईपीएल के इतिहास में ये दूसरा नाम बन गए हैं रोहित शर्मा। वैसे एम एस धोनी करंट टाइम पे 256 मैचेस खेल चुके हैं। और इस बार का जो आईपीएल है, इसका ऑफिशियल पार्टनर कौन है? ये है टाटा। ठीक है, टाटा आईपीएल। इससे पहले वीवो आईपीएल था, तो वीवो था ऑफिशियल पार्टनर। इस बार का है टाटा आई। और क्या आप बता सकते हो चेन्नई सुपर किंग जो टीम है, इसकी ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसको अपॉइंट किया गया था? तो यह है कैटरीना कैफ। ध्यान रखिएगा। भारत और बांग्लादेश के बीच में जो ट्रेन चलती हैं, तो जो बांग्लादेश में स्थित हाई कमीशन ऑफ इंडिया है, उसमें रेलवे एडवाइजर के रूप में किसका अपॉइंटमेंट किया गया है? तो भारत सरकार की तरफ से यह है नरपत सिंह। कौन है? नरपत सिंह। अब ये बांग्लादेश स्थित ढाका में जो हाई कमीशन ऑफ इंडिया है, वहां पे रेलवे एडवाइजर के रूप में कार्यरत रहेंगे। और बेसिकली अगर देखा जाए तो ये इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विसेज ऑफिसर हैं, साल 2009 बैच के। वैसे आपको बता दूं इनका काम क्या होगा। भारत और बांग्लादेश के बीच में आज की डेट में 3 ट्रेनें चल रही हैं। सबसे पहले चली थी मैत्री एक्सप्रेस। उसके बाद जो दूसरी एक्सप्रेस चली, इसको बोलते हैं बंधन एक्सप्रेस। ठीक है। और तीसरी भी एक ट्रेन चल रही है जो कि सबसे लेटेस्ट है, इसका नाम है मिताली एक्सप्रेस। ठीक है। तो इस टाइम पर ये 3 ट्रेनें भारत और बांग्लादेश के बीच में चलती हैं। और इन तीनों ट्रेन के रूट के लिए एंड एवरी मैनेजमेंट एंड पॉलिसी के लिए नरपत सिंह का अपॉइंटमेंट किया गया है। बांग्लादेश में इस टाइम पर प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। इनकी पार्टी का नाम है आवामी लीग। और बांग्लादेश के राष्ट्रपति कौन है? ये है शाहाबुद्दीन चुप्पू। क्या नाम है? शाहाबुद्दीन। डीआरडीओ के द्वारा हाल ही में इंडिजिनस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कहां से किया गया है? डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने पूरे तरीके से भारत में निर्मित मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के अंतर्गत टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुर रेंज से किया हुआ है। और ये जो पर्टिकुलर मिसाइल है, इसको बनाया तो डीआरडीओ ने है, लेकिन इसका जो प्रपल्शन सिस्टम है, इसको बेंगलोर स्थित गैस टरबाइन रिसर्च इक्विपमेंट एजेंसी के द्वारा बनाया गया है। तो एक तरीके से आप बोल सकते हो बेंगलोर की गैस टरबाइन रिसर्च इक्विपमेंट कंपनी और साथ में डीआरडीओ दोनों ने मिलकर इसको लॉन्च किया है। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। और इसके चीफ हैं इस टाइम पर समीर वी कामत। कौन है? समीर वी कामत। और उड़ीसा में मुख्यमंत्री कौन है? यह है नवीन पटनायक। ये कौन सा बैंक है जिसके साथ एनपीसीआई भारत बिल पे ने पार्टनरशिप करी है और इनके साथ मिलकर ये एनसीएमसी रिचार्ज फैसिलिटी लॉन्च कर रहे हैं? एनसीएमसी के बारे में अभी भी मैंने आपको बताया था, एयरटेल ने अपना नया कार्ड लॉन्च किया है। उसी तरीके से नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ मिलकर अपना एक नया कार्ड लॉन्च किया है। ये एक तरीके से प्रीपेड कार्ड है, सेम उसी तरीके से जैसे आप अपने मोबाइल वॉलेट पे पैसे डालते हो और उसके बाद पेमेंट करते हो, ये कार्ड भी उसी तरीके से होगा। और इसमें जो मैक्सिमम लिमिट है, वो एक बार में जो आप इसको टॉप अप कर सकते हो मैक्सिमम, वो आप 10,000 रुपए तक इसे टॉप अप कर सकते हो एक बार में। और एक और खास बात, चाहे आप डेबिट कार्ड से इसे रिचार्ज कर लीजिए, चाहे आप क्रेडिट कार्ड से कर लीजिए, या फिर किसी और के अकाउंट से पैसा मंगा लीजिए, तो आप मैक्सिमम रिचार्ज 10,000 रुपए तक का एक बार में कर पाएंगे एसबीआई के इस कार्ड का। एसबीआई की स्थापना 1955 में करी गई थी। हेडक्वार्टर है मुंबई और चेयरपर्सन है दिनेश कुमार खारा, डीके खारा। एनपीसीआई जो है, इसकी स्थापना साल 2008 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर भी मुंबई है और इसके चेयरपर्सन है दिलीप असबे। क्या नाम है? दिलीप असबे। हाल ही में एक लिस्ट जारी करी गई है जिसमें पता लगा है कि पूरे दुनिया की ये कौन सी कंपनीज हैं जो कि सबसे ज्यादा चांदी का उत्पादन करती हैं। तो इसमें भारत की हिंदुस्तान जिंक ने कौन सी रैंक सिक्योर करी है?
हिंदुस्तान जिंक का इसमें तीसरा स्थान रहा है। मतलब ये अपने आप में एक काफी बड़ी बात है। पूरे दुनिया में ऐसी कंपनीज जो कि सबसे ज्यादा चांदी का उत्पादन करती हैं, उसमें से हिंदुस्तान जिंक तीसरे नंबर पे है। और दूसरे नंबर पे भी एक भारत की ही माइन है जिसको बोलते हैं सिंदसार माइन। क्या बोलते हैं? सिंदसार माइन। और ये राजस्थान स्थित माइन है। ये दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा उत्पादन करती है। और पहले नंबर पे कौन सी है? ये मैक्सिको माइनिंग कंपनी है। ठीक है, इनका नाम है फिल्सनिल। क्या नाम है? फिल्सनिल, जो कि नंबर वन पे है। तो ये टॉप थ्री माइनिंग कंपनीज हैं पूरे दुनिया में जो कि चांदी का उत्पादन करती है। वैसे मैक्सिको पूरे दुनिया में चांदी उत्पादक के रूप में नंबर वन पे है। और हिंदुस्तान जिंक की स्थापना 1966 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है राजस्थान का उदयपुर। और इस टाइम पे इसके सीईओ हैं अरुण मिश्रा। यह कौन सा दक्षिणी राज्य है जो कि इस बार 2023 से 24 के सत्र में इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के एक्सपोर्ट्स में नंबर वन पे रहा? तो इस बार कर्नाटक को पछाड़ते हुए तमिलनाडु नंबर वन पे रहा है। और ऐसा सिर्फ एक वजह से हो पाया, और यह है एप्पल कंपनी। एप्पल ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तमिलनाडु के अंदर डाली थी, जिसकी वजह से पिछले सत्र में अगर देखा जाए तो तमिलनाडु ने एक लंबी छलांग मारी है। लास्ट जो इनका सेशन था, मतलब 2022 से 23 का सेशन, उसमें इन्होंने 5.37 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया था। लेकिन इस बार इसमें 70% की बढ़ोतरी हुई है। ये करीब 9.5 बिलियन डॉलर रहा है इस बार। ठीक है, तो लगभग लगभग आप बोल सकते हो कि तीन तिहाई का एक तरीके से यहाँ पर फायदा देखने को मिला है। तो नंबर वन पे तमिलनाडु रहा। दूसरे नंबर पे इस बार कर्नाटक रहा है। तीसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश रहा है। चौथे नंबर पे इसमें महाराष्ट्र है और पांचवें नंबर पे गुजरात है। तो ये टॉप 5 स्टेट्स हैं भारत के जो कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का उत्पादन करके एक्सपोर्ट करने में नंबर वन पे हैं। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री हैं M.K. स्टालिन। और यहाँ के गवर्नर हैं R.N. रवि। R.N. रवि कुछ टाइम पहले नागालैंड के भी गवर्नर रह चुके हैं। ये कौन सी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है जिसका मर्जर भारतीय एयरटेल श्रीलंकन यूनिट के साथ किया जाएगा? देखिए, जो एयरटेल है ना, इन्होंने अपनी एक टेली कम्युनिकेशन यूनिट श्रीलंका में खोली थी। और ये इन्होंने साल 2009 में खोली थी। लेकिन श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस ही काफी टाइम से चल रही है, जिसकी वजह से अब यूनिट को चला पाना मुश्किल हो रहा है। तो इसके लिए एक कंपनी है, और यह मलेशिया बेस्ड कंपनी है। इसका नाम है डायलॉग एक्सियाटा। इन्होंने फैसला लिया है कि ये एयरटेल की जो श्रीलंकन यूनिट है उसको परचेज कर लेंगे। तो ये इसके 100% शेयर खरीद रहे हैं एयरटेल यूनिट के। इसके बदले में एयरटेल को हिस्सेदारी मिलेगी, मतलब जो प्रॉफिट होगा उसमें कुछ ना कुछ हिस्सेदारी एयरटेल को मिलेगी। बट फिलहाल इसका मतलब ये होगा कि श्रीलंका में 2009 से चल रही भारतीय एयरटेल की जो यूनिट है, अब उसको डायलॉग एक्सियाटा ही संभालेगी। और श्रीलंका में इस टाइम पर राष्ट्रपति कौन है? ये है रेनिल विक्रम सिंघे। और भारतीय एयरटेल 1995 में स्थापित करी गई थी। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। और इसके चेयरपर्सन है गोपाल विट्ठल। कौन है? गोपाल विट्ठल। हाल ही में आईटीसी इन्फोटेक जो बैंगलोर बेस्ड कंपनी है, ये पुणे की एक कंपनी ब्लेज क्लाइंट टेक्नोलॉजी को खरीद रहे हैं। तो ये कितने में इसको खरीद रहे हैं? तो ये 485 करोड़ में ब्लेज क्लाइंट टेक्नोलॉजी को खरीद रहे हैं। और इसके 100% शेयर इनके हो जाएंगे। मतलब आप बोल सकते हो पूरे तरीके से आईटीसी इन्फोटेक ब्लेज क्लाइंट को खरीद रहा है। आईटीसी इन्फोटेक काफी पुरानी कंपनी है। साल 2000 में इसकी स्थापना करी गई थी। हेडक्वार्टर बेंगलुरु है। सीईओ है सुदीप सिंह। और ब्लेज क्लाइंट जो है, ये 2010 में स्थापित करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर पुणे है। धनलक्ष्मी बैंक का आपने नाम सुना होगा। इसके नए सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में कौन अपॉइंट किए गए हैं? तो अब से इसके नए सीईओ होंगे अजीत कुमार। धनलक्ष्मी बैंक की स्थापना 1927 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है त्रिशूर। अजीत कुमार जो हैं, इन्हें अच्छा खासा एक्सपीरियंस है बैंकिंग सेक्टर में। इससे पहले ये चीफ एचआर ऑफिसर भी थे फेडरल बैंक में, और प्रेसिडेंट के रूप में भी कार्यरत रह चुके हैं। तो अब ये धनलक्ष्मी बैंक को पूरे तरीके से संभालेंगे। और अभी हाल फिलहाल में ही भारत पे के भी नए सीईओ अपॉइंट किए गए हैं। कौन है ये? इनका नाम क्या है? नलिन नेगी। अगर आप पीडीएफ पढ़ रहे होंगे तो। अब मेरा आज का सवाल आपसे, आप में से कितने लोग बता सकते हैं जेमू ग्लेशियर जो है ये इनमें से कौन सी जगह में स्थित है? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। एग्जाम इंजन एप्लीकेशन से आप मेरा कोई भी बैच परचेज कर सकते हैं। फ्लैट 30% का डिस्काउंट मिनिमम तो चल ही रहा है सभी बैचेस में। और आप मेरा फाउंडेशन बैच हर एक एग्जाम के लिए परचेज कर सकते हैं, जिसमें मैंने हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर, ये सब कुछ मैंने इतने टॉपिक्स के साथ कवर किया हुआ है। साथ में 1 लाइन का क्रैश कोर्स भी है इसमें। पिछले 5 सालों के पीवाईक्यूज भी कवर किए हुए हैं।
इस बैच का डायरेक्ट लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप अवेल कर सकते हैं इसे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।